नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग में ऐसी एक दो घटनाओं को जोड़कर बना रहा हूँ। ये घटनाएं वैसे तो राजनीतिक हैं, लेकिन इन घटनाओं ने सत्ताधारी दल, खासकर उस संस्कारी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है, उनकी पोल खोल दी है। 12 वर्षों में किस तरह से केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को तोड़ा और किस तरह से सरकारी एजेंसियों या धन बल के सहारे किस प्रकार से उनकी पार्टियों को ले लिया, ये घटनाएं भी इन दो घटनाओं से निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बाद किस प्रकार से सबसे पहले टीएमसी के सांसदों की सरेआम पिटाई हुई, उनके विधायकों को किस प्रकार से तोड़कर एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी गई, और किस प्रकार से अब ममता बनर्जी के सांसदों को भी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ये भी कल बात खुलकर सामने हो गई। कल इंडिया गठबंधन की भी दिल्ली में बैठक हुई थी। इसके पूर्व ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी के 20 सांसदों का जमावड़ा होता बताया गया और ये दावा किया गया कि उन 20 सांसदों ने निश्चित तौर पर खुद को टीएमसी से अलग गुट के रूप में मान्यता देने संबंधी पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया है। निश्चित तौर पर ओम बिरला जल्दी ही इस बात की मान्यता दे देंगे, क्योंकि इन्हीं सब कामों के लिए ही मोदी सरकार ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुना है कि वो तुरंत गुटों के रूप में मान्यता दें, किस प्रकार से विपक्ष को बोलने का समय संसद में विभिन्न नियम कानूनों के कारण किस प्रकार से विपक्ष को नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार से विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाला जाए, किस प्रकार से विपक्षी सांसदों के वाजिब प्रस्ताव को भी सदन में मान्यता न दी जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वही करने वाले हैं, जिसके के लिए उन्होंने मोदी सरकार ने उनकी नियुक्ति की है। 20 सांसदों की उपस्थित केंद्रीय मंत्री के घर में यह दिखाने को पर्याप्त है कि सरकार किस प्रकार से 2024 के अपने बहुमत को पूरा करने के लिए बेताब है। कई बिल ऐसे रहे कि 2024 के बाद सरकार को मजबूरन वापस लेने पड़े, क्योंकि वो अपने बल पर प्रस्ताव को पास नहीं करा पाए। और इंडिया गठबंधन से जिस प्रकार टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाई और आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों को किस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने पाले में किया, देर सबेर टीएमसी के सांसद भी
अलग गुट के मान्यता के बाद भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में उन्हें उपलब्ध रहेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार, किस बेशर्मी से केंद्र सरकार विपक्षी दलों को, खासकर उन दलों को जो कि सरकार के खिलाफ हैं, उनमें तोड़ फोड़ कर रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का एक मामले का उल्लेख करना भी उचित होगा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने। संख्या बल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल के अनुसार 2 सीटों पर जीत सकती है और कांग्रेस 1 सीट पर जीत सकती है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2 सीटों की ही घोषणा की थी और कांग्रेस ने 1 सीट की घोषणा की। 2 सीटें बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास अतिरिक्त वोट हैं। कल जब अंतिम दिन था राज्यसभा के चुनाव के नामांकन का, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश केवट के रूप में एक अपना तीसरा प्रत्याशी भी खड़ा कर। निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि किस प्रकार से विपक्षी विधायकों, खासकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाएगा, ये बात अब दबी छिपी नहीं है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों दबाव डालकर इनकम टैक्स के नोटिस आज देकर किस प्रकार से अपने पाले में खींचती है, ये इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह से टीएमसी के सांसदों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरह से 20 सांसद केंद्रीय मंत्री के आवास पर देखे गए, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 2 सीटें जिताने की क्षमता के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार लड़ाया है, वो ये दिखाने को पर्याप्त है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को पार्टी विद डिफरेंस बताती थी और ये कहती थी उसके लिए देश पहले है, सत्ता बाद में है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जायज़ नाजायज़ सभी तरह के काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से उन्होंने अपने मुट्ठी में किया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, अन्य संवैधानिक संस्थाएं हों, वो देखने वाली बात है और सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोर्ट के निर्णय भी जिस प्रकार से सरकार के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कहीं न कहीं न्यायालय में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय को भी अपने अर्दम में लेने की कोशिश की है। इस तरह से अगर छल दल के वजह से सत्ताधारी दल, वो सत्ताधारी दल जिस पर कि अरबों रुपए पड़े हुए हैं, अगर विपक्ष को कोई स्पेस नहीं देता, उनके दल में तोड़ फोड़ करता है, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? संवैधानिक मर्यादा बचेगी? या नैतिकता की बात करने का इसमें क्या महत्व रह जाएगा? हालांकि राजनीति में सभी तरह के दंड फंद चलते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले शर्म और हया से राजनीति होती थी, मोदी सरकार के आने के बाद ये शर्म और हया
बिल्कुल ही तिरोहित हो गई है। आज सत्ता प्रमुख हो गई है। एन कैन प्रकारेण अपनी सत्ता को बनाकर रखना है। इसके लिए कोई भी समझौता करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वर्तमान सरकार किस प्रकार से अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लगी है, चाहे उसे आम जनता के जो जन अपेक्षाओं हैं उसको ही क्यों न तोड़ना पड़े, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है और निश्चित तौर पर वो किस दिशा में सत्ता के स्थायीकरण के लिए बढ़ती जा रही है, वो देखने वाली बात है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले लोग 50 साल तक सत्ता में होने का दम्भ भरते हैं। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्हें दम देती है और वो अच्छे से जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उनसे कोई संवैधानिक संस्थाएं सवाल जवाब नहीं करेंगी, वरना किसी का दम नहीं होता कि बार बार विपक्षियों को ये सलाह सत्ताधारी दल देता कि अगर नहीं है तो आप कोर्ट चले जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कोर्ट से भी विपक्ष को कोई राहत नहीं मिलेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।